एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। गैस अभी चल रहा है हमारा डेली टॉप 50 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 70। ठीक है, ये सेशन कब आता है? ये सेशन डेली आपका 7:30 मॉर्निंग में आता है। ठीक है, इसलिए आप सभी 7:30 में आ जाया करो और इस सेशन को लगाओ ताकि आपका कुछ रिवाइज हो सके और बहुत कुछ आप सीख सको। क्लियर? चाहे कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, ये सेशन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत फ्रूटफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? समुद्री जल को अगर शुद्ध जल में परिवर्तित करना है तो आप कौन सा प्रक्रिया अपनाओगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा हम लोग किसमें शुद्ध जल में परिवर्तित कर सकते हैं? तो यह है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको आरओ सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिवर्स, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, आरओ, विपरीत परासरण इसको बोलते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है? फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है? किस प्रक्रिया द्वारा? अस्कंदन द्वारा। ठीक है, अस्कंदन द्वारा, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोगुलेशन। क्या बोलते हैं? कोगुलेशन। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि पानी का द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट डैश है। क्वेश्चन को आपने समझा? क्वेश्चन बोला जा रहा है जितने भी आयनिक लवण हैं, ठीक है, जितने भी आयनिक सॉल्ट्स हैं, सबका बहुत ही अच्छा आप बोल सकते हो सुविलायक, मतलब हो गया सॉल्यूशन इसमें बन सकता है उसका अच्छा। ठीक है, तो पानी जितने भी आयनिक सॉल्ट हैं सबका अच्छा सॉल्वेंट है। इस कारण से, सॉरी, किस कारण से, ये आपको बताना है। उसका जो डायपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है, वह अधिक है या कम है? तो डायपोल मोमेंट अधिक होने के कारण पानी जितने भी आयनिक सॉल्ट हैं उसका अच्छा सॉल्वेंट है। अगला क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए किन तत्वों का क्लोराइड और सल्फेट उत्तरदायी है? अस्थायी कठोरता, पानी की अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता दोनों आपसे पूछा जाता है। तो अस्थायी कठोरता किसके उपस्थिति कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, क्लोराइड और सल्फेट नहीं। क्लोराइड और सल्फेट तो आपका अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, क्लोराइड और सल्फेट अगर है तो ये अस्थायी हो जाएगा, और यह है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता होता है। वहीं पे अगर अस्थायी का हम लोग अगर बात करते तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको अस्थायी कर लो अस्थायी के बदले में। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम सिलिकेट, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? द्रव्यमान के दृष्टि से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। द्रव्यमान के दृष्टि से जल में हाइड्रोजन लगभग कितना होता है? तो द्रव्यमान के दृष्टि से जल में हाइड्रोजन लगभग 11% होता है। कई बार आपसे भार के रेस्पेक्ट में भी पूछा जाए तो वो भी यही आंसर होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग 11% होता है। अगर यहीं पे ऑक्सीजन का बात किया जाता तो ऑक्सीजन अगर 11% जल है तो ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन होगा 89%। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। एक अगर याद रखोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन लगभग कितना होता है? अगर आप यहाँ पे टर्म पे ध्यान नहीं दोगे तो आप गलती कर बैठोगे। आपको लगेगा आपने एक याद किया है, वही आंसर करके आ जाओगे। वहां था
किसके हिसाब से? द्रव्यमान के हिसाब से। मैंने बोला कई बार आपसे भार के हिसाब से भी पूछा जाएगा तो भी आपका आंसर 11% होगा, लेकिन परमाणुविक दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो हाइड्रोजन का परसेंटेज जो है वो लगभग 67% होता है। ठीक है, वहीं पे अगर ऑक्सीजन का परमाणुविक दृष्टि से पूछा जाता तो कितना हो जाता? माइनस कर दो बस, 33%। ठीक है, 33% ऑक्सीजन। क्लियर? दोनों को याद रखना, दोनों में गलती हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्रिया श्रेणी का पदार्थ है। टेफ्लॉन क्रिया नहीं, किस श्रेणी का पदार्थ है? टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन, क्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ब्रोमोक्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन। ठीक है, कैसा पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन पदार्थ है टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, हेक्साहेड्रल, डेकाहेड्रल। सल्फर हेक्साक्लोराइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय इसका जो शेप है वो होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। क्या है? लेड ऑक्साइड। सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4। अगला क्वेश्चन है, भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी मशीन में स्नेहक के तौर पर यानी लुब्रिकेंट के तौर पर किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी के तौर पर भी किया जाता है, वह कौन सा हैलोजन है जिसका उपयोग पीड़ाहारी के तौर पर किया जाता है? यह है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन का इस्तेमाल पीड़ाहारी के तौर पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? प्रिस्टले ने। अगला क्वेश्चन है, घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में मदद करता है? तो विटामिन है सी। ठीक है, घाव के भरने में विटामिन सी सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहां नहीं आंसर होगा, यहां पे होगा विटामिन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन में कमी से होता है? किलोसिस नामक रोग किस विटामिन में कमी के कारण होता है? तो विटामिन B2 में कमी के कारण किलोसिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन B और C है। ठीक है, और रेस्ट जो भी विटामिन है वो सभी वसा में घुलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा किस विटामिन के कमी के कारण होता है? किलोसिस अभी आपने देखा, अब बताओ पेलाग्रा किस विटामिन में कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा B3 विटामिन में कमी के कारण हो सकता है। ठीक है, B3, BC नहीं, B3 विटामिन B3। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी के रासायनिक नाम बताओ। विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। यह है विटामिन डी का रासायनिक नाम।
अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है? संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहा जाता है? संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? अनाज के छिलके में, तो अनाज के छिलके में विटामिन B1 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? ध्यान देना, कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा तत्व है? वह है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फल स्कर्वी रोग में उपचार के रूप में उपयोगी है? स्कर्वी रोग में उपचार के तौर पर कौन सा फल खाया जा सकता है? कौन सा फल है? यह है आंवला। ठीक है, आंवला स्कर्वी रोग में उपचार के तौर पे खाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का भाग क्या होना चाहिए? संतुलित आहार में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का भाग क्या होना चाहिए? तो संतुलित आहार में आधा प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, 1/4 फैट होना चाहिए और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है, यह है संतुलित आहार में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का भाग। आधा प्रोटीन, 1/4 फैट और 3/5 कार्बोहाइड्रेट, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिनिज्म रोग में क्या होता है? क्रिटिनिज्म एक बीमारी है, क्रिटिनिज्म, इसमें क्या होता है? इसमें बौनापन का लोग शिकार हो जाता है और मंदबुद्धिपन आ जाता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, मंद बुद्धि और बौनापन। ठीक है, क्या होता है? मंद बुद्धि और बौनापन, ये है क्रिटिनिज्म रोग का लक्षण। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से क्रिटिनिज्म रोग होने की संभावना होती है? अगर शरीर में एक ऐसा तत्व है जो कम हो जाए तो क्रिटिनिज्म रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, वह है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के कमी के कारण क्रिटिनिज्म बीमारी हो सकता है, जरूरी नहीं है होगा, हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का नाम आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का नाम आपको बताना है। कौन सा है? यह है आलमगीरपुर। ठीक है, तो पूर्वी मैंने पूछा है, आपको सभी याद रहना चाहिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो भी है सब आपको याद रहना चाहिए। तो सबसे पूर्व आलमगीरपुर, यह है यूपी में। ठीक है, और अगर सबसे उत्तर में पूछूं, सबसे पहले पश्चिम बता दो, पूर्व आपने पढ़ा है तो पश्चिम बता दो। कौन सा है? सुतकांगेडोर। ठीक है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। कौन सा? सुतकांगेडोर, ये सबसे पश्चिमी हो गया। सबसे उत्तरी अगर पूछा जाए तो हो जाएगा मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी अगर पूछा जाए तो दैमाबाद, दक्षिण दैमाबाद याद रखना, ये महाराष्ट्र में है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है, उसके बाद सबसे उत्तरी तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणी दैमाबाद जो महाराष्ट्र में। यह हड़प्पा का चारों दिशा में स्थित जगह। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? हड़प्पा के उत्खननकर्ता तो आप जानते हो, आसान सा क्वेश्चन है ये, राय बहादुर। ठीक है, राय बहादुर साहनी। ठीक है, राय बहादुर दया राम साहनी। ठीक है, ये थे हड़प्पा के उत्खननकर्ता। हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ? 1921 ईस्वी में। ये भी मैं लिख देता हूं, ऐसे तो सबको पता होगा, ये 1921 ईस्वी में। वहीं पे अगर मोहनजोदड़ो का मैं बात करूं तो 1922 में हुआ, और रखालदास बनर्जी ने
इसकी खुदाई करवाई थी, ठीक है। उत्खननकर्ता रखालदास बनर्जी थे। अगला है लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे। तो यहाँ से आज आपका होमवर्क जो बनता है वो बनता है कि जितने भी हड़प्पा के स्थल हुए हैं उसका उत्खननकर्ता आपको याद कर लेना है, वर्ष याद कर लेना है, और इसके साथ ही नदी, ये सारा एक ही टेबल में दिया रहता है, आप किसी भी बुक से पढ़ो, ठीक है। वो सारे आपको याद कर लेने हैं, रिवाइज कर लेने हैं। तो यहाँ से आपका एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे, ये थे रंगनाथन राव, रंगनाथ राव, ठीक है, रंगनाथ राव, ठीक है। ये थे लोथल के उत्खननकर्ता। और लोथल का उत्खनन कब हुआ, ये 1955 में पहली बार हुआ था, दूसरी बार 1962 में हुआ, 2 बार लोथल का उत्खननकर्ता हुआ था। ये है कहाँ, ये गुजरात में है, ठीक है। लोथल ये एक डॉकयार्ड था आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता का। और किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। क्लियर। हड़प्पा अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन किस स्थल के मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है, किस स्थल से मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थल का आपको नाम बताना है जहां से मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। मछुआरे का चित्र हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। कहां से, हड़प्पा से। हड़प्पा से आप जानते हो कांसे के निर्मित खिलौना प्राप्त हुए हैं। उसके बाद ये मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है, और शंख का बैल भी प्राप्त हुआ है, गरुड़ का चित्र प्राप्त हुआ है। तो बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अब 2 चीजें हैं, कंफ्यूजन होता है आपका अन्न भंडार। तो याद रखना, अन्न भंडार हड़प्पा से भी मिला है, मोहनजोदड़ो से भी मिला है, पर जिस अन्न भंडार के बारे में आप जानना चाहते हो वो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। जो सबसे बड़ा आपका था ना, एक क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो यह है आपका जो अन्नागार है। 16 बिल्डिंग का, 16 प्लॉट का एक अन्नागार बनाया गया था, 16 रूम है बहुत बड़े बड़े, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। लेकिन अन्नागार हड़प्पा से भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख किस वेद से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4 वेद हैं आप जानते हो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी अगर आपसे पूछा जाए तो होगा आंसर यजुर्वेद, ठीक है। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। बहुत ही ध्यान से याद रखना क्योंकि यहां पे गलती होता है। अगर आपसे यज्ञ में उच्चारण होने वाले मंत्रों का उल्लेख अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद, लेकिन विधि विधानों का अगर पूछा जाए संबंध तो होगा यजुर्वेद, ठीक है। इस दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, दोनों को अच्छे से याद रख लो। मंत्र है ऋग्वेद में और विधि विधान है यजुर्वेद में। चारों वेदों में से किस एक में वशीकरण का वर्णन आपको मिल सकता है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे आप आंसर कर लोगे। वशीकरण, देखो इस तरह के जितने भी हथकंडे हैं, चाहे जादू टोना वशीकरण जो भी है, ये सब है अथर्ववेद में, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जितना भी आप बुक में पढ़ते हो हर एक चीज को आपको डिफाइन किया जाए। एग्जाम में आपसे कोई एक चीज पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे पूछा है मैंने वशीकरण, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस तरह के जितने चीज हैं वो सब अथर्ववेद में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित कौन सा ग्रंथ है। ऋग्वेद, उपनिषद, पुराण या मनुस्मृति। बस ये आपको याद रखना है कि दर्शन परंपरा पे कौन सा आधारित है। तो भारतीय दर्शन परंपरा पे आधारित उपनिषद है, ठीक है। ये एक तरह का दर्शन शास्त्र है। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। निचिकेता और यम संवाद बहुत ही फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बताओ कहां से ये प्राप्त होता है। ये कठोपनिषद से, ठीक है, कठोपनिषद से प्राप्त होता है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया।
अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? उपनिषद काल के राजा हुए एक अश्वपति, ये किस स्थान के शासक थे? ये केकई के शासक थे। ठीक है, कहां के थे? केकई के। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? मोक्ष प्राप्ति का साधन, मोक्ष प्राप्ति का साधन अगर आप ढूंढोगे किसी भी वैदिक साहित्य में तो आपको कहां से मिलेगा? तो आपको उपनिषद से मिलेगा। ठीक है, कहां से मिलेगा? उपनिषद से। पर मोक्ष प्राप्ति के लिए आपके लिए 1 चम्मच पानी ही काफी है। नाक डुबा लो 1 चम्मच पानी में, आपको मोक्ष मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? अस्किनी, अस्किनी। तो यहां से आप नदी भी, वैदिक नदी को भी रिवाइज करोगे। ठीक है, आपसे पुराना नाम और न्यू नाम दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो अस्किनी के नाम से कौन सा नदी अभी फेमस है? यह है चिनाब। ठीक है, चिनाब नदी को ही अस्किनी के नाम से वैदिक टाइम में जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। ठीक है, और अस्किनी किसका नाम था? चिनाब का। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे 2-3 पूछता हूं, देखता हूं आप लोगों को याद है या नहीं है। ठीक है, एक है वितिस्ता। ठीक है, वितिस्ता, ये किसका नाम है? वितिस्ता। अगर आपको याद नहीं है तो बाद में आप ढूंढ के कमेंट में जरूर मुझे इसका आंसर करना। वितिस्ता, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं। वितिस्ता। एक है आपका विपाशा। ठीक है, विपाशा, इसको भी आप लोग कमेंट करके बताओ। ये सभी मैं पुराना नाम बता रहा हूं, प्राचीन नाम बता रहा हूं। इसका आपको न्यू नाम क्या है वो आपको कमेंट में बताने हैं, या अभी आ रहा है तो अभी बताते चलो। और इसके बाद है आपका एक और नदी सदानीरा। सदानीरा प्राचीन रूप में ये फेमस था, अभी किस नाम से फेमस है? अस्किनी एक था जो मैंने क्वेश्चन में भी पूछ लिया। ठीक है, और कौन सा? चलो इतना ही आप बताओ, देखता हूं कितने को याद है। इस 3 नदी का नाम आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहां से प्राप्त होता है? वर्ण व्यवस्था, ये जो जाति व्यवस्था आप देखते हो, वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, तो ये सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही उल्लेखित है। ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है, जहां पे कास्ट व्यवस्था का चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? ऋग्वैदिक देवताओं का पुरोहित किसको माना जाता था? ऋग्वैदिक देवताओं का पुरोहित किसको माना जाता था? बृहस्पति को। ठीक है, बृहस्पति को ऋग्वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? निष्क, निष्क शब्द का प्रयोग, ध्यान देना आप यहां पे गलती करोगे ही करोगे अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा एक लॉजिक नहीं सेट होगा तो। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये 2 कीवर्ड है, इस दोनों कीवर्ड को आपको ध्यान से याद रखना है। ऋग्वैदिक काल में अगर निष्क पूछा जाए तो ऋग्वैदिक काल में निष्क का अर्थ जो होता था वो किससे होता था? वो होता था एक आभूषण से। ठीक है, गले में पहनने वाला एक आभूषण था। लेकिन वहीं पे सेम चीज है, निष्क ही है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अगर आपसे पूछा जाए, उत्तर वैदिक काल में सिक्कों को निष्क कहा जाता था। किसको? कॉइन्स को, यानी सिक्का। ठीक है, तो ध्यान देना है बस। उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक में कंफ्यूजन अगर आपको हो गया तो आप गड़बड़ा दोगे, इसलिए याद रखना ऋग्वैदिक काल में निष्क होता था आभूषण, लेकिन उत्तर वैदिक काल में निष्क होता था सिक्का। ठीक है, अब क्या है भाई, निम्न वेदों को उनके ब्राह्मणों से मिला है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में सारा चीज आपका रिवीजन हो गया।
ठीक है, जल्दी बताओ। आपको 4 वेद दिए हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको इसके ब्राह्मणों से इसको मैच करना है, किसका ब्राह्मण कौन सा है। देखो पहले दिख रहा है मुझे ब्राह्मण में तैत्रेय और शतपथ। तैत्रेय और शतपथ ये किसका ब्राह्मण है, यह है यजुर्वेद का ब्राह्मण, ठीक है, तैत्रेय और शतपथ। इसके बाद मुझे दिख रहा है पंचवीस। आपको जो जो आता है उसको पहले मैच कर लो। मैचिंग में हमेशा आपको एक हेल्प ये होता है कि आपको जो आता है वो कर लो। यहां तो आपको याद रखने के लिए मैंने दिया है, सिर्फ मैच करके छोड़ नहीं देना है। लेकिन एक है गौपथ जो बहुत बार पूछा गया है, सिंगल है, बहुत बार पूछा गया है। गौपथ किसका है, गौपथ है अथर्ववेद का। इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया है। वैसे तो याद आपको सारे को करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे दिख रहा है पंचवीस और कौशितकी और ऐत्रेय। कौशितकी और ऐत्रेय ऋग्वेद का है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कौशितकी और ऐत्रेय बच गया पंचवीस, तो पंचवीस है सामवेद। पंचवीस, षड्वीस, ठीक है, ये 20 करके जितना है ना, पंचवीस, षड्वीस, ये सब है सामवेद का, ठीक है। तो फिर से एक बार पढ़ लो। ऋग्वेद का कौशितकी और ऐत्रेय, यजुर्वेद का तैत्रेय और शतपथ, सामवेद का पंचवीस और अथर्ववेद का गौपथ। ये था इसका सही मिलान। लेकिन आपको सिर्फ मिलाना नहीं है, आपको दिमाग में सेट करना है। अगला क्वेश्चन है, फतेहाबाद, हिसार तथा जौनपुर शहर के संस्थापक कौन है। फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, इन सब शहरों का आपको बताना है संस्थापक कौन है। तो कौन है, यह है फिरोज शाह, ठीक है। कौन है, फिरोज शाह। किस वंश का, तो तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने इन सारे जगहों को बसाया था। एक फिरोजाबाद भी आता है, तो वो तो आप पकड़ लोगे, इसलिए मैंने वो दिया नहीं ताकि आप पकड़ ना सको, ठीक है। चलो, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर। जौनपुर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जौनपुर शहर को किसने बसाया, तो फिरोज शाह तुगलक। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसी सेशन में मैंने पढ़ा है। अब बताओ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। अगर नहीं याद है तो अपने आप अपने ही सर पे एक हथौड़ा मार लो, क्योंकि मेरा हाथ तो तुम तक पहुंच नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था। किसने भेजा था, बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने पहली बार बुक्का प्रथम पहला ऐसा कोई विजयनगर का शासक हुआ जिसने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। अभिलेखों में विजयनगर के किसी एक शासक को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। आपको बताना है वह शासक कौन है। तो वह है कौन, किसको कहा गया है, बुक्का प्रथम को, ठीक है। बुक्का प्रथम को ही पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया था, और इसी ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भी भेजा था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। विजयनगर का पहला शासक ऐसा कौन हुआ जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। यह था हरिहर द्वितीय, ठीक है। हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहां स्थित है। विट्ठल मंदिर, तो प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित है। कहां स्थित है, हम्पी में, ठीक है। विट्ठल मंदिर कहां है, हम्पी में है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था। तो गोलकुंडा का उस वक्त का शासक था कुली कुतुब शाह। क्या नाम था, कुली कुतुब शाह, ठीक है। कुली कुतुब शाह ये गोलकुंडा का शासक था, और इसके साथ
विजयनगर के किस राजा के साथ लड़ाई हुई? तो कृष्णदेव राय के साथ इसका लड़ाई हुआ था। ठीक है, तो गाइस, तो आज का यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चंस पूरा होता है। आई होप कि बहुत कुछ आपने सीखा होगा और बहुत कुछ आपका रिवाइज हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आप लोग रेगुलर बने रहिए और हम लोग कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।